जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्रांति बैच 2.0 पॉलिटी की इस प्लेलिस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज में दोस्तों ये होने वाला है लेक्चर नंबर 35। अगर आपने पिछले 34 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अभी एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जिस प्लेलिस्ट के आगे क्रांति बैच 2.0 लिखा हुआ है आपको वो सारी प्लेलिस्ट देखनी है अगर आपको प्रीलिम्स 2026 को इजी और सरल तरीके से क्रैक करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एकेएस एकेडमी की पूरी टीम आपको प्रीलिम्स 2026 की फ्री प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही करवा रही है, जिसमें वर्तमान में प्रीलिम्स की 2 शुरुआती यूनिट्स लगातार चल रही हैं हमारे चैनल पर, यूनिट 1 और यूनिट 2। और उसी के साथ साथ जो यूनिट नंबर 5 है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, वो मेरे द्वारा जो है लगातार यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जा रही है। तो आप इन तीनों जो है यूनिट्स को साथ में पढ़ते चलें। बहुत डिटेल में और बहुत ही क्वालिटी के साथ भरपूर लेक्चर्स हैं। और 3 यूनिट्स के साथ साथ जो बाकी की यूनिट्स हैं उनको भी आने वाले 15 से 20 दिन में शुरू किया जाएगा, नवंबर महीने के भीतर ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप एकेएस एकेडमी के चैनल पर जो लाइव वाला सेक्शन होता है वो चेक करेंगे तो डेली शाम को 7 से 9 यानी कि 2 घंटे आपको एक फ्री एफएलटी करवाया जाता है। हमने 100 फ्री एफएलटी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 20 से 21 एफएलटी ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, 22 एफएलटी ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं और सारे यूनिट वाइज चल रहे हैं। हर यूनिट के 8-10 एफएलटी चल रहे हैं और सफर जो है यूनिट नंबर 3 तक आ चुका है। तो इतनी सारी जो फ्री सुविधाएं हैं आप इनका जरूर लुत्फ उठाएं। अगर ये 100 एफएलटी प्रोग्राम भी आप अटेंड कर लेते हैं तो भी 10,000 एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे और सारी यूनिट्स जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं उसको भी आप यूट्यूब चैनल पे लगातार जो है पढ़ते चले। आइए आज के इस लेक्चर नंबर 35 को हम शुरू करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। इससे पहले हमने वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ लिया है। उससे भी पहले हमने प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा था। उससे भी पहले हमने पूरी संसद यानी कि पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ा था। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी डिटेल में मैंने पार्लियामेंट पूरा पढ़ाया है, उसके सारे पार्ट्स पढ़ाए हैं, इससे ज्यादा डिटेल में आपको एमपीपीएससी सेगमेंट में तो कहीं भी पॉलिटी नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। और अगर मिल भी जाती है तो अच्छी बात है, आपके लिए ही फायदेमंद है। चाहे यहां से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, जो भी अच्छा पढ़ाता है, डिटेल में पढ़ाता है, आप तो वहां से पढ़िए, सब बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लगातार अपने सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं और उसी क्रम में फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी पॉलिटी के 35 नंबर के लेक्चर पर, जहां पर हमको प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करनी है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप एक शब्द सुन लीजिए। एक शब्द होता है डी ज्यूरे और एक शब्द होता है डी फैक्टो। इसको हिंदी में और अंग्रेजी में ऐसे ही कहा जाता है। फैक्टो का मतलब क्या होता है? फैक्टो से हम एक शब्द याद रख सकते हैं, फैक्ट यानी कि वास्तविकता में। फैक्टो से हम क्या याद रख सकते हैं? फैक्ट यानी कि वास्तविकता में। मैंने जब आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाया तो मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको बताया था कि भारत देश में अगर वास्तविकता में कोई नेता सबसे बड़ा है तो वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो हमने यहां से क्या याद रखा कि फैक्टो, फैक्टो मतलब फैक्ट, फैक्टो मतलब फैक्ट और फैक्ट मतलब वास्तविकता यानी कि रियलिटी। और जब भी वास्तविकता का सबसे बड़ा कोई नेता पूछा जाए भारत में तो वो हमेशा कौन होगा? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। और दूसरी तरफ होते हैं डी ज्यूरे। डी ज्यूरे का मतलब होता है महज औपचारिकता, सिर्फ कागजों पर। तो सिर्फ कागजों पर और महज औपचारिकता के हिसाब से देखूं तो सबसे बड़ा फिर कौन है? तो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? इसी के साथ साथ ये 2 शब्द पूछ सकता है आपसे प्रीलिम्स में एमसीक्यू के अंदर कि निम्नलिखित में से किसे हम डी फैक्टो कहते हैं यानी कि वास्तविकता का नेता, तो वो प्रधानमंत्री है। और निम्नलिखित में से हम किसे डी ज्यूरे कहते हैं यानी कि महज औपचारिकता वाला, तो वो राष्ट्रपति हैं। उसके बाद आपसे 2 शब्द वो और बोल सकता है, 2 शब्द आपसे दोस्तों और बोला जा सकता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बड़ा ही सिंपल, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख, और यहां पर राज्य का मतलब, स्टेट का मतलब भारत देश से हो रहा है। तो अगर भारत का प्रमुख कोई पूछता है तो भारत का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट तो एक ही है, प्रेसिडेंट, क्योंकि वो कागजों पर वही माना जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का प्रमुख पूछ ले कि भैया सरकार का मुखिया कौन है, तो सरकार का मुखिया तो एक ही व्यक्ति है, और जो कि कौन के है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि आपने दो शब्द यहां पर सीख लिए, डी फैक्टो मतलब वास्तविकता में पीएम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का मुखिया तो भी पीएम, डी ज्यूरे यानी कि महज औपचारिकता में मतलब प्रेसिडेंट, इसी के साथ साथ राज्य प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट तो इसमें भी प्रेसिडेंट। ओके, चलिए इतना हम सभी ने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक शब्द और यूज कर सकता है। मैंने आपको डी फैक्टो का मतलब क्या बताया, रियलिटी में यानी कि वास्तविकता, तो वो आपसे रियल हेड यानी कि वास्तविक मुखिया भी पूछ सकता है। या तो डी फैक्टो शब्द बोल सकता है या रियल बोल सकता है, दोनों का मतलब ही होता है वास्तविकता। तो आंसर बड़े सिंपल रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। अगर डी ज्यूरे पूछता है, डी ज्यूरे का मतलब क्या हो गया, महज औपचारिकता में, तो हम उसको नॉमिनल भी कहते हैं। महज औपचारिकता में तो क्या नाम आ जाएगा, प्रेसिडेंट। यानी कि पीएम के तीन नाम हो गए, डी फैक्टो, डी फैक्टो, उसके साथ साथ रियल हेड, उसके साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया। प्रेसिडेंट के लिए तीन क्या हो गए, डी ज्यूरे, उसके बाद नॉमिनल हेड, और उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का प्रमुख। ठीक है, ये तीनों आपको नोट डाउन कर लेने हैं जो भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं उसमें। तो ये तो हमने बेसिक जानकारी हासिल करी इनके बारे में। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं और डायरेक्टली जनता वोट देती है, जबकि प्रेसिडेंट में कोई लोकसभा राज्यसभा का चुनाव नहीं होता। प्रेसिडेंट का चुनाव बिल्कुल सेपरेट प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, और वहां पे जनता डायरेक्टली वोट नहीं देती, ये हमको पता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, संविधान ने दोस्तों प्रधानमंत्री के चयन एवं नियुक्ति यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई है, इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव थोड़ी ना होता, चुनाव तो लोकसभा का होता है। लोकसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी पूरे इंडिया में जीत जाती है, उसी पॉलिटिकल पार्टी में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है ना। तो हमने यहां पर आपके लिए लिख दिया कि भैया चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन पीएम का नहीं होता। इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन पीएम का नहीं होता। इलेक्शन पीएम का नहीं होता, तो फिर किसका होता है? इलेक्शन तो लोकसभा का होता है। इलेक्शन तो लोकसभा का होता है। इलेक्शन तो लोकसभा का होता है। इतनी बात क्लियर हुई। और लोकसभा के इलेक्शन में एक राजनीतिक दल ऐसा होता है जो जीत जाता है। लोकसभा के इलेक्शन में एक राजनीतिक दल ऐसा होता है जो जीत जाता है, विन। और इसी राजनीतिक दल में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, और वही व्यक्ति क्या कहलाता है? पीएम कहलाता है। तो कायदे से ना तो आप पीएम के लिए वोट करते हो, आपके दिमाग में जो व्यक्ति पीएम बनने वाला है उसका चेहरा जरूर होता है, लेकिन आप वोट किसके लिए करते हो? आप वोट दबाते हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अपने दिमाग में सोच रहे हैं, लेकिन आप बटन क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दबाते हैं? नहीं, बटन दबाते हैं आप बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। समझ रहे हैं आप बात? तो कभी भी पीएम का चुनाव नहीं होता, चुनाव हमेशा लोकसभा का होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। अब यहां पर प्रधानमंत्री से संबंधित एक इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके बिल्कुल नसों तक बसा होना चाहिए। आर्टिकल 75 अस्तित्व में लेके आता है प्रधानमंत्री को। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
जैसे ही आर्टिकल 75 ने कहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री नाम की एक पोस्ट क्रिएट हो गई। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री नामक जो पद है, जो पोस्ट है, उसको एग्जिस्टेंस में लाता है, उसको अस्तित्व में लाता है। अगर आप प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 75 आपने नहीं पढ़ा, तो आप समझ लीजिए कि पूरी आपने रामायण सुन ली, लेकिन आपको किरदारों के नाम ही नहीं पता है। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि एक प्रधानमंत्री नाम का एक व्यक्ति होगा, और प्रधानमंत्री नाम के इस व्यक्ति की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? वो राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब लेकिन यह मत समझना कि प्रेसिडेंट जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना देंगे, है ना। हमने ये भले ही कहा कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, हमने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे। कैसे कैसे बना देंगे? लोकसभा के चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल करी है, लोकसभा के चुनाव ने जिस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है, उस बहुमत प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। लोकसभा के चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल करी है, बहुमत हासिल किया है, उस पॉलिटिकल पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति जी यानी कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, अब बोले सर जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है लोकसभा का चुनाव, उस इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में से किस व्यक्ति को पीएम चुना जाएगा? तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी खुद ही डिसाइड करती है। पॉलिटिकल पार्टी खुद ही डिसाइड करती है कि भैया अगर हम जीत गए तो हम इस व्यक्ति को पीएम बनाएंगे। और इनफैक्ट चुनाव शुरू होने से पहले ही राजनीतिक दल क्लियर कट बता देते हैं कि देखो भैया, अगर तुमने लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को जिताया तो हम इस व्यक्ति को पीएम के रूप में बना देंगे, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी पार्टी को वोट जरूर दीजिए। ठीक है ना, तो ये पहले ही डिसाइड कर लेती है पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि भैया हमारी पार्टी जीती तो हम नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाएंगे, तो लोग भी खुश हो गए। अब जितने भी लोग नरेंद्र मोदी जी के फैन फॉलोइंग का हिस्सा है तो वो खुश हो गए, तो उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। इस तरीके से सिस्टम जो है काम करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे हम बढ़े। देखो वही लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको पीएम नहीं बना सकते। प्रेसिडेंट केवल उसी व्यक्ति को पीएम बनाएंगे जो व्यक्ति सबसे बड़ी पार्टी का मेंबर होगा, यानी कि बहुमत प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल करी है लोकसभा चुनाव में, उस पॉलिटिकल पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन सर अगर कभी ऐसा हो गया कि हमको पता नहीं चल पा रहा कि लोकसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है, क्लियर नहीं पता चल पा रहा, वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है। लोकसभा का चुनाव होगा तो कुछ ना कुछ क्लियर तो उसका आउटकम निकल के आएगा, कुछ ना कुछ परिणाम तो उसका निकल के आएगा कि भैया कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं, है ना। और अगर किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट प्राप्त नहीं हुए हैं तो फिर कुछ पार्टीज मिलकर आपस में क्या करती हैं? गठबंधन करती हैं। गठबंधन करके बस वो इतना प्रयास करती हैं कि लोकसभा में 50% से ज्यादा सीट हासिल हो जाए। क्योंकि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी सरकार बनानी है, अगर आपको केंद्रीय स्तर पर अपनी सरकार बनानी है, तो आपको लोकसभा में 50% से ज्यादा सीट जीतनी पड़ेंगी। अब चाहे आप लोकसभा की 50% सीट केवल अपनी पॉलिटिकल पार्टी के दम पर जीत जाइए, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाकर आप 50% से ज्यादा सीट जीत जाइए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे हम देखें, जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं होती, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? तब प्रेसिडेंट अपनी इच्छा का उपयोग करते हैं और उस टाइम पर जो भी वहां पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके एक व्यक्ति को जो है क्या बना देते हैं? वो पीएम बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मान के चलिए ए, बी, सी और डी, ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन तीनों ने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया। इन तीनों ने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया। ठीक है, अब इन लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया
तो उस रिजल्ट से क्लियर पता नहीं चल पा रहा कि इनमें से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट हासिल हुई है। अब ये सिर्फ कागज की बात है, क्योंकि ऐसा क्यों ही होगा। अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तो किस पार्टी को कितना प्राप्त हुआ है ये तो स्पष्ट पता चल ही जाता है। लेकिन फिर भी चलो एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि चलो फिर भी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल करे हैं। तब पता है क्या होगा, तब प्रेसिडेंट अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, प्रेसिडेंट अपने विवेक का उपयोग करेंगे, प्रेसिडेंट अपने विवेक का उपयोग करेंगे। और प्रेसिडेंट के हिसाब से जो उस टाइम पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनको नजर आ रही होगी, उसमें से वो किसी एक व्यक्ति को पीएम बना देंगे। लेकिन अब यहां पे डरने की जरूरत नहीं है कि बोले सर अगर प्रेसिडेंट ने कुछ घपला कर दिया और प्रेसिडेंट ने अपनी इच्छा अनुसार किसी पार्टी से पीएम को उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका भी एक इलाज है। मान के चलो 4 पार्टी थी, ए बी सी डी, चारों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन स्पष्ट रिजल्ट नहीं आया कि चारों में से किसने सबसे ज्यादा सीट हासिल करी। तो अब प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, अपने विवेक का उपयोग करेंगे, प्रेसिडेंट अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे, अपने विवेक का उपयोग करेंगे, और उनके अनुसार अगर ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी उनको बी नजर आ रही है, ए बी सी और डी में से प्रेसिडेंट को सबसे बड़ी पार्टी कौन सी नजर आ रही है, बी पार्टी प्रेसिडेंट को सबसे बड़ी नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को भी यहां पर लिख देता हूं आपकी स्पष्टता के लिए। पॉलिटिकल पार्टी बी, पॉलिटिकल पार्टी बी प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी पार्टी के रूप में, प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी पार्टी का मतलब क्या होता है, बहुमत दल, बहुमत दल यानी कि राष्ट्रपति के अनुसार सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। तो उनको राष्ट्रपति को कौन सी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही है, पार्टी नंबर बी। तो पार्टी नंबर बी प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी पार्टी यानी कि बहुमत दल के रूप में, बहुमत दल के रूप में नजर आ रही है, बहुमत दल के रूप में नजर आ रही है, बहुमत दल के रूप में नजर आ रही है। इतनी बात हमको समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब प्रेसिडेंट जी क्या बोलेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी बी के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे अनुसार तुम सबसे बड़ी पार्टी लग रही हो, तो तुम्हारे में से एक व्यक्ति को तुम बताओ कि किसको मैं पीएम बनाऊं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो बी है वो कहेगी कि साहब तुम इस व्यक्ति को पकड़ ले जाओ, इसको तुम पीएम बना दो। तो राष्ट्रपति जी कहेंगे भैया ठीक है, बना देते हैं इसको पीएम। तो मान के चलिए यहां पर फिर अगला स्टेप क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी बी है वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेगी कि बोले हम ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति को आप पीएम बनाओ। तो प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है मैं इनको पीएम बना देता हूं, ठीक है मैं इनको पीएम बना देता हूं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इनको पीएम बनाएंगे। लेकिन अभी सुनो, अभी तो गेम शुरू हुआ है, तो हम यहां पर लिख देते हैं आगे की कहानी, ठीक है। हाँ अब इधर देखो, प्रेसिडेंट 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 पार्टी बी के इस कैंडिडेट को, ये कैंडिडेट का चित्र मैंने बना दिया, प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी बी के इस कैंडिडेट को पीएम के रूप में नियुक्त कर देंगे, पीएम के रूप में नियुक्त कर देंगे यानी कि अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति पीएम के रूप में अपॉइंट किया जाता है, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, उस व्यक्ति को सर्वप्रथम पीएम बनने के बाद लोकसभा में, कहां पर, सिर्फ लोकसभा में उसे विश्वास मत यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना होता है। उसे क्या हासिल करना होता है, विश्वास मत यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी बी के इस कैंडिडेट को पीएम के रूप में अपॉइंट कर देंगे। फिर इस कैंडिडेट को लोकसभा में विश्वास मत
विश्वास मत यानी कि, ये देखो ये लिखा, विश्वास मत यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। विश्वास मत यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। अब बोले सर विश्वास मत क्या होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? विश्वास मत इस बात का सबूत है कि जी हां, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, और अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा का मतलब है 50% से ज्यादा, तो अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, तो जब मैं ये विश्वास मत लोकसभा में करवाऊंगा तो लोकसभा के आधे से ज्यादा सांसद मेरे पक्ष में वोट डालेंगे, और यही इस बात का सबूत है कि मुझे लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा सीट मिली है। क्योंकि जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हो कि किसी पार्टी को लोकसभा में 50% से ज्यादा सीट मिली है, इसका मतलब क्या है कि उस पार्टी के लोकसभा में 50% से ज्यादा सांसद बैठे हुए हैं, और जब वो पार्टी लोकसभा में विश्वास मत करवाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाएगी, तो उस पार्टी को अपने पक्ष में 50% से ज्यादा सांसदों के वोट प्राप्त होंगे। अगर वोट प्राप्त हो गए तो बोले बढ़िया है, ये तो साबित हो गया कि यही सबसे बड़ी पार्टी है, इसी ने लोकसभा चुनाव जीता है। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास मत हासिल करने में वो पार्टी फेल हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये पार्टी ने लोकसभा चुनाव नहीं जीता है, किसी और पार्टी के व्यक्ति को पीएम बनाया जाए। ठीक है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस बात का सबूत होता है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस बात का सबूत होता है, ये यहां पर लिखने की आवश्यकता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस बात का सबूत है? ये इस बात का प्रूफ है कि ये इस बात का प्रूफ है कि इस पार्टी ने, किस पार्टी ने? जो पार्टी विश्वास मत करवा रही है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास मत कोई ना कोई पार्टी अपने पक्ष में करवाना चाहती है, तो जो पार्टी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा रही है, जो पार्टी विश्वास मत करवा रही है, तो उसका मतलब क्या है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस बात का प्रूफ है कि इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। बहुमत का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ लोकसभा सीट्स। बहुमत का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? लोकसभा की आधे से ज्यादा सीटें जीत लेना, लोकसभा की 50% से ज्यादा सीट जीत लेना। तो विश्वास मत इस बात का प्रूफ है कि इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है, बहुमत हासिल किया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर विश्वास मत पास करवाने में पार्टी फेल हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि यह पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है, मतलब इस पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, अब कोई दूसरी पार्टी से बुलाया जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा, तो ये हमने पूरी कहानी समझ ली, पूरा बेसिक हमने यहां पर समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिख रहा है कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जब प्रेसिडेंट ने अपने विवेक का उपयोग करके किसी को चूज किया था? तो जी हां, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। एक बार देखिए, साफ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ने अपने विवेकाधिकार का उपयोग किया था। विवेकाधिकार को डिस्क्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। प्रेसिडेंट ने अपना विवेकाधिकार को उपयोग किया था सबसे पहली बार कब? 1979 में प्रयोग किया था, जब उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे, उस टाइम की जो राष्ट्रपति थी उनका नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने क्या किया था? चरण सिंह को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था।
ठीक है, बस इतना आपको एग्जाम्पल याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा कि सबसे पहली बार किस साल प्रेसिडेंट ने अपने विवेकाधिकार, अपने डिस्क्रिशन का उपयोग करके किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, तो वो है 1979 में, और प्रधानमंत्री का नाम है चरण सिंह और प्रेसिडेंट का नाम है नीलम संजीव रेड्डी, है क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपको याद रखना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहली बार ये घटना कब घटी थी? 1979 में। तो कैसे हमको इसको समझाना है कि 1979 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट हासिल हुई है। तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने अपने विवेकाधिकार का उपयोग किया, अपने डिस्क्रिशन का उपयोग किया, और उस टाइम पर जो उनको सबसे बड़ी पार्टी नजर आई, तो उसमें से उन्होंने जो है चरण सिंह जी को क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी पीएम अपॉइंट होगा, चाहे वो एक बार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है या प्रेसिडेंट उसको ढूंढ के निकाल रहे हैं, कैसे भी पीएम अपॉइंट हो, अंत में उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास मत हासिल करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्वास मत एक तरीके से डबल चेक करना है कि क्या सच में इसी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है ना। ये चेक करने के लिए जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत कराया जाता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों क्या होता है, सुनिएगा। अब क्या होता है सुनिएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए, जब प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाती है, तब किस व्यक्ति को पीएम बनाया जाए। तो इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। जैसे कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी 1984 में, तो उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम था जैल सिंह। राष्ट्रपति का नाम क्या था? जैल सिंह। राष्ट्रपति का नाम था जैल सिंह। तो इन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी जी के बेटे यानी कि राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। उन्होंने, प्रेसिडेंट जी ने अपना दिमाग का उपयोग किया और सीधे इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद किसे अपॉइंट कर दिया? राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया। तो बोले सर प्रेसिडेंट ऐसे तो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सुन लीजिए, पहली बात तो आपको क्या समझना है कि पीएम की डेथ होने के बाद पार्टी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं सर पीएम ही नहीं रहा तो पार्टी क्या रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। पीएम की डेथ होने के बाद पार्टी खत्म नहीं होती, पार्टी वहीं की वहीं रहती है। इस बात को थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पर लिख के समझा देता हूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, ठीक है। पीएम की डेथ होने से रूलिंग पार्टी का मतलब क्या हो गया? सत्ताधारी दल या बहुमत प्राप्त दल। तो पीएम की डेथ होने से रूलिंग पार्टी खत्म नहीं होती। पीएम की डेथ होने से रूलिंग पार्टी खत्म नहीं होती। इस आपको अंधविश्वास में नहीं रहना है, ठीक है ना, कि भैया पीएम की डेथ हो गई तो रूलिंग पार्टी पूरी खत्म हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब दूसरी चीज क्या आपको समझना है, दूसरी चीज क्या आपको समझ लेना है वो देखें। दूसरी चीज ये है, पीएम दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो क्या है कि पीएम की डेथ के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है
जो रूलिंग पार्टी होती है, पीएम की डेथ के बाद, पीएम की डेथ के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस बात को, नहीं तो एक खोपड़ी के आर पार चली जाएगी। जो रूलिंग पार्टी होती है वो वो अपने बीच से वो अपने बीच से वो अपने वो अपने बीच से किसी और व्यक्ति को वो अपने बीच से किसी और व्यक्ति को किसी और व्यक्ति को वो अपने बीच से वो अपने बीच से किसी और व्यक्ति को पीएम के रूप में वो अपने बीच से किसी और व्यक्ति को पीएम के रूप में सेलेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे लिख लो चुनते हैं। सेलेक्ट करते हैं या फिर ऐसा लिख लीजिए आप कि चुनते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या समझा? यहां पर हमने ये समझा कि जिस पार्टी के पीएम थे, जिस पार्टी के पीएम हैं, तो हमने क्या समझा कि जिस पार्टी के पीएम हैं, अगर उसी पार्टी से उन पीएम की डेथ हो जाती है तो वो पार्टी क्या करेगी? बोले चलो हमारे एक व्यक्ति अब नहीं रहे, तो हम अपनी ही पार्टी के बीच में से किसी दूसरे व्यक्ति को जो है पीएम के चेहरे के रूप में चुनते हैं, और फिर उसी नए व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट होंगे वो पीएम के रूप में अपॉइंट कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। ये बात आप सभी को क्लियर हो जाती है? ठीक है, इस तरीके से जो नया पीएम है वो सामने आता है। तो पीएम की मृत्यु होने के बाद यह मत समझ लेना कि उसकी पूरी सरकार गिर जाएगी, सरकार वहीं की वहीं रहेगी। बस पीएम नहीं है ना, सरकार तो वहीं की वहीं है। तो वो सरकार क्या करेगी? अब एक और व्यक्ति को लेके आएगी, बोले इसको पीएम बना दो, तो प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है मैं इनको पीएम बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? फिर आगे हमने क्या लिख दिया? इस इस सेलेक्ट किए गए व्यक्ति को इस सेलेक्ट किए गए व्यक्ति को इस सेलेक्ट किए गए व्यक्ति को प्रेसिडेंट इस सेलेक्ट किए गए व्यक्ति को प्रेसिडेंट पीएम अपॉइंट कर देते हैं, पीएम के रूप में अपॉइंट कर देते हैं, पीएम के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है? ठीक है, अच्छा, यहां पर लगे हाथ एक चीज आप और क्लैरिफाई कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट के लिए, कि सत्ताधारी दल यानी कि रूलिंग पार्टी सिर्फ तभी खत्म होती है जब उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास मत पास हो जाए। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? क्या बोल रहा हूं मैं? रूलिंग पार्टी का डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, हिंदी में कहते हैं विघटन। तो रूलिंग पार्टी का डिसॉल्यूशन सिर्फ तभी होगा, रूलिंग पार्टी का डिसॉल्यूशन यानी कि विघटन सिर्फ तभी होगा जब उनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस वोट जब उनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस वोट यानी कि अविश्वास मत पारित हो जाएगा। पारित का मतलब क्या होता है? पास हो जाएगा। पारित हो जाएगा मतलब पास हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ तभी रूलिंग पार्टी खत्म होती है, सिर्फ तभी सत्ताधारी दल का विघटन होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, चलो ये चीज भी हम लोगों ने अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ ली। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी कहानी पर। ठीक है, चलो इधर देखें, आगे देखें। आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें।
अच्छा देखो, एक बात यहां पर और लिखी हुई है, एक प्रश्न आपसे ऐसा भी बन सकता है, यहां पर 2 लाइन में लिखी हुई है, हालांकि मैंने वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए हम ये चाहते हैं, तो एक बार मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखो, पहले पीएम की नियुक्ति करी जाएगी या पहले पीएम अपने पक्ष में विश्वास मत पास करवा के दिखाएंगे? पहले पीएम की नियुक्ति की जाएगी। जब तक तुमने किसी व्यक्ति को पीएम के रूप में अपॉइंट ही नहीं किया, नियुक्त ही नहीं किया, तो वो काय को प्रूफ देगा? वो प्रूफ तब देगा ना जब तुम उसको बिठा दोगे पीएम के पद पर। तो क्या बोला जा रहा है यहां पर, क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले पीएम को अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले पीएम को सबसे पहले पीएम को अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले पीएम को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले पीएम को अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद अपॉइंटेड पीएम मतलब जिसे पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, उसके बाद अपॉइंटेड पीएम अपने बहुमत को साबित करने के लिए, उसके बाद अपॉइंटेड पीएम यानी कि नियुक्त प्रधानमंत्री अपने बहुमत को साबित करने के लिए, अपने बहुमत को साबित करने के लिए, अपने बहुमत को अपने बहुमत को साबित करने के लिए, अपने बहुमत को साबित करने के लिए लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास मत अपनी पार्टी के पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में पास करवाता है। अपनी पार्टी के पक्ष में पास करवाता है। यह चीज आप सभी को क्लियर हो गई अच्छी तरीके से? ठीक है, चलो अब हम आगे देखें, आगे की कहानियों को समझते हैं। पूरा बेस देखो, बेस तो बनाना पड़ता है, बिना बेस के फिर मजा नहीं आता है ना? अब आ जाते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के यहां पर फैसले पर, इस पर नजर डालनी पड़ेगी। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु इस अवधि के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा वह प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं रहेगा। मतलब क्या कहा गया दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए ये व्यक्ति हैं, इनको पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये व्यक्ति हैं, इनको पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया, परंतु ये व्यक्ति वर्तमान में ना तो लोकसभा के सदस्य हैं, और ना ही ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कि ये सांसद हैं ही नहीं, ये संसद का कोई भी हाउस का मेंबर है ही नहीं। तो इनको क्या बोला जाएगा? आप 6 महीने तक पीएम बने रह सकते हैं। आप 6 महीने तक पीएम बने रह सकते हैं, परंतु 6 महीने के भीतर
परंतु 6 महीने के भीतर आपको आपको लोकसभा लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का, हाउस मतलब सदन, किसी भी हाउस का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो 6 मंथ बाद, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद आपको आपको पीएम पद से हटा दिया जाएगा, आपको पीएम पद से हटा दिया जाएगा, आपको पीएम पद से हटा दिया जाएगा। तो यहां पर हमने जो फैक्ट याद किया है वो क्या याद किया है कि किसी भी व्यक्ति को जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को पीएम बनाया जा सकता है? तो एक कथन तो यह हो गया, तो जी हां बनाया जा सकता है। कितने महीने तक बनाया जा सकता है? 6 महीने तक बनाया जा सकता है। 6 महीने के भीतर क्या उसको सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य बनना जरूरी है? जी नहीं, 6 महीने के भीतर चाहे वो लोकसभा का सदस्य बन जाए, चाहे राज्यसभा का सदस्य बन जाए, दोनों में से किसी का भी सदस्य बन जाए, तो फिर हम उसको जो पीएम पद पर बनाए रखेंगे, फिर हम उसको 6 महीने बाद नहीं हटाएंगे। परंतु अगर वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन पाया 6 महीने के भीतर, तो फिर 6 महीने बाद उस व्यक्ति को पीएम पद से हटना ही होगा। तो ये हमने यहां पर प्रीलिम्स के लिए याद किया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भैया पीएम तो केवल लोकसभा का ही सदस्य होता है। जरूरी नहीं है कि पीएम हमेशा लोकसभा का सदस्य ही हो। मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल गिना देता हूं, जैसे कि इंदिरा गांधी जी 1966, देव गौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004। ये वो पीएम हैं जो लोकसभा के सदस्य थे ही नहीं, ये तो तीनों के तीनों राज्यसभा के मेंबर थे। तो यहीं पर हमने एक प्रूफ ले लिया कि जरूरी नहीं है कि भैया पीएम हमेशा लोकसभा का ही सदस्य होगा, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, जिसके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं इंदिरा गांधी जी, देव गौड़ा जी और मनमोहन जी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़े। यहां पर एक फैक्ट बता रहा है, यहां पर एक फैक्ट दोस्तों बता रहा है, ध्यानपूर्वक हमको देखना है। जैसे हमारे देश में लोकसभा होती है, जैसे हमारे देश में लोकसभा होती है, लोकसभा कहां होती है? इंडिया में, इंडिया में। ऐसे ही दोस्तों ब्रिटेन में लोकसभा का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स का हिंदी करोगे तो ना तो लोकसभा ही निकलेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब ही होता है जनता, और जनता को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोक, यानी कि लोगों का घर, है ना। तो हाउस ऑफ कॉमन्स बिल्कुल लोकसभा के बराबर होता है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स कहां होता है? ब्रिटेन में होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स कहां होता है दोस्तों? ब्रिटेन में होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? वो ये कहता है कि ब्रिटेन में ये कंपलसरी है, ब्रिटेन में ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी है कि जो पीएम होगा, वो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए, वो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। वो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी होता है। लेकिन क्या लोकसभा में भारत के अंदर ऐसा है कि इंडिया में प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इंदिरा गांधी जी नहीं थी, देव गौड़ा जी नहीं थे, मनमोहन सिंह जी नहीं थे, इतने एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन ब्रिटेन में जो पीएम है उसको लोकसभा यानी कि निचला सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा होना पड़ेगा, वहां पर ये कंडीशन फिक्स रहती है। ठीक है, चलो अब आप देखो कि कहने को बड़ा छोटा सा लगता है कि जो शपथ वाला टॉपिक है वो तो जल्दी से आ जाएगा,
लेकिन अगर आपको एक अच्छा बेस बनाना है तो आपको इतना समय वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहां पर सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? वो भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, शपथ में क्या क्या बोलना है ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, शपथ में तो हर व्यक्ति झूठी बोलता है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स है? तो कभी मत कह देना प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। प्रधानमंत्री टेन्योर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये सिर्फ अपने पद पर तब तक विराजमान रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की प्रसन्नता बनी रहती है, जब तक राष्ट्रपति की प्रसन्नता बनी रहती है। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि आज कोई व्यक्ति पीएम बना और अगली सुबह राष्ट्रपति प्रसन्न नहीं है तो पीएम को लतिया दिया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर के वो 5 साल फिक्स नहीं है कि आप बोल दो कि भैया प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है ना। प्रश्न आ गया, मान के चलिए प्रश्न आ गया, पीएम का कार्यकाल कितना होता है? पीएम का कार्यकाल कितना होता है, ये प्रश्न आ गया। आपने आंख बंद करके लपक के आंसर लगा दिया 5 वर्ष, बस खत्म है कहानी वहां पर आपकी। तो 5 वर्ष नहीं है ये। अगर प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, नॉट फिक्स्ड। पीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ये सिर्फ तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की प्रसन्नता बनी रही है, जब तक राष्ट्रपति का प्लेजर बना हुआ है। बोले अब राष्ट्रपति की प्रसन्नता कब तक बनी रहेगी, कैसे फैसला करें? क्या राष्ट्रपति के मूड पर डिपेंड करेगा कि वो कब तक पीएम को रखना चाहते हैं, कब हटाना चाहते हैं? नहीं, राष्ट्रपति की प्रसन्नता तब तक बनी रहती है जब तक सत्ताधारी दल यानी कि रूलिंग पार्टी के विरुद्ध अविश्वास मत पास ना हो जाए। जिस दिन रूलिंग पार्टी के विरुद्ध, जिस दिन बहुमत प्राप्त दल के विरुद्ध लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास मत पारित हो गया, तो उस दिन प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब मेरी प्रसन्नता खत्म हुई, अब चूंकि तुम्हारी पार्टी के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो चुका है, तो उस परिस्थिति में अब मेरी प्रसन्नता भंग होती है और अब मैं आपको पीएम को भी हटाता हूं और पीएम के साथ जो मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको भी मैं हटाता हूं। तो यहां पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता का मतलब उनके मूड की बात नहीं हो रही है। यहां पर राष्ट्रपति की प्रसन्नता का मतलब यह है, कब तक बनी रहेगी वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। राष्ट्रपति तब तक प्रसन्न रहेंगे या रहेंगी, राष्ट्रपति तब तक प्रसन्न रहेंगे जब तक कि सत्ताधारी दल के विरुद्ध यानी कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो जाता, पास नहीं हो जाता। अर्थात जिस दिन भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उस दिन राष्ट्रपति की प्रसन्नता समाप्त हो जाती है और वो पीएम को हटा देते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जिस दिन रूलिंग पार्टी अर्थात बहुमत प्राप्त दल के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, उस दिन राष्ट्रपति की प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रपति पीएम को भी हटा देंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद को भी हटा देंगे और पूरी सरकार विघटित हो जाएगी अर्थात डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहीं से पूरी वो कहानी जुड़ी हुई है। इनकी प्रसन्नता समाप्त होगी, ये पीएम को निकाल देंगे, ये मंत्री परिषद को निकाल देंगे और पूरी की पूरी सत्ताधारी दल क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने यहां पर जाना। ठीक है,
तो कभी अगर कोई पूछ ले कि क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, क्या फिक्स्ड टेन्योर होता है पीएम का, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वो केवल तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की प्रसन्नता यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बना हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर ये वही 3-4 लाइन में आगे वही लिखा हुआ है कि विश्वास न खो दें तब तक प्रसन्नता बनी रहती है, जो मैं आपको ऑलरेडी पूरा बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा। अब सीधे आ जाइए इस वाले पॉइंट पर। अब सीधे इस वाले पॉइंट पर आते हैं कि राष्ट्रपति को, सॉरी, प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, यानी कि वेतन और भत्ते कितने मिलेंगे। तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, किसको कितनी सैलरी मिलेगी सब संसद डिसाइड करती है। और संसद में तो ये लोग खुद ही बैठते हैं, मतलब नेता ही नेता की सैलरी डिसाइड करते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है क्या? नहीं, जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है उसको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी होती ही नहीं है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा उसे राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से सैलरी मिलती है। सेम उसी तरह से जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कोई सैलरी नहीं होती। प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद की हैसियत से सैलरी मिलती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आप सभी को? सैलरी पीएम होने की नहीं मिलती, पीएम होने की तो इज्जत मिलती है, सैलरी पीएम होने की नहीं मिलती। सैलरी सांसद होने की मिलती है। सांसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सैलरी सांसद होने की मिलती है। सैलरी सांसद होने की मिलती है, ना कि पीएम होने की। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? अब बाकी ये सब कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितना भत्ता, कौन सा आडंबर भत्ता, ये सब कुछ नहीं आता। अब सीधे हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनने की संभावना है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां और प्रधानमंत्री के कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां हम सबसे पहले किस संदर्भ में पढ़ेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां हम सबसे पहले पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के संदर्भ में। आपको पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। तो मैंने क्या बोला यहां पर? मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए पहली थी, है ना? अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो पहले पॉइंट में बताया गया है, पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जब तक प्रधानमंत्री सलाह नहीं देंगे तब तक राष्ट्रपति मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते। यह बात भी जानने योग्य है। ठीक है, अच्छा। कौन से मंत्री को कौन सा काम दिया जाएगा,
कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, ये भी कौन डिसाइड करते हैं? ये भी कौन डिसाइड करते हैं? पीएम डिसाइड करते हैं। ये भी कौन डिसाइड करते हैं? पीएम डिसाइड करते हैं। मतलब पहली बात तो मंत्री बनेगा कौन, ये भी प्रधानमंत्री के हाथ में है, और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा ये भी प्रधानमंत्री जी के ही हाथ में है। कहानी खत्म। इससे बड़ी पावर और क्या ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी किसी भी मंत्री को चुपचाप प्यार से बोल सकते हैं, मेरे बेटे तुमको अब जाना पड़ेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी किसी भी मंत्री को रिजाइन देने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर मंत्री बेशरम है एक नंबर का, तो प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट को एडवाइस देके प्रेसिडेंट के हाथों मंत्री को निकलवा सकते हैं। यह भी संभव है। ठीक है, यह भी संभव है। तो प्रधानमंत्री जी एक बार कहते हैं बेटे बेटे बेटे, प्यार से भगाते हैं। अगर वो मंत्री प्यार से ना भागना चाहे तो प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि ये बेटे बड़े प्यारे नहीं है, इन बेटे को जरा आप निकालिए, हम आपको सलाह दे रहे हैं इनको निकालने की। तो प्रेसिडेंट जी निकाल देते हैं, है ना। तो ये तीसरे में आपको ये सीखने को मिल रहा है कि या तो ये मंत्री को खुद ही बोल देंगे कि बेटा तुम अपना इस्तीफा दे दो और पहली फुर्सत में निकल लो, और अगर वो पहली फुर्सत में ना निकलना चाहेंगे तो प्रेसिडेंट को क्या देंगे, सलाह देंगे और बोलेंगे कि इस बच्चे को निकालिए फटाक से। उसके बाद चौथी चीज क्या है, जब भी मंत्री परिषद की कोई बैठक होती है, जब भी मंत्री परिषद की बैठक होगी, यानी कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग का हेड कौन होगा? पीएम होगा। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग का हेड कौन होगा? पीएम होगा। ठीक है, और पीएम के अनुसार ही उस मीटिंग के सारे फैसले लिए जाएंगे। तो मैंने आपको पहली पॉइंट में बता दिया था कि मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया कौन होता है? पीएम। तो जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी तो उसका मुखिया भी कौन होगा? पीएम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पांचवा पॉइंट सुन लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि कौन सा मंत्री क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या फैसला लेगा, हर चीज की चाबी पीएम के पास होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पीएम जो होते हैं वो मंत्रियों के फैसलों को प्रभावित करते हैं। पीएम इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ मिनिस्टर्स। कोई भी मंत्री क्या बकेगा, क्या नहीं बकेगा, क्या फैसला लेगा, क्या नहीं फैसला लेगा, सबकी चाबी किसके हाथ में होती है? पीएम के हाथ में होती है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, अगर प्रधानमंत्री जी की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो क्या इसका असर पूरी सरकार पे कुछ पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की अचानक से मृत्यु हो गई तो उसमें पूरी सरकार पे क्यों ही कुछ असर पड़ेगा? जो जहां मंत्री बना हुआ है वो वहां मंत्री बना रहेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी सामने से इस्तीफा देते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी सामने से रिजाइन करते हैं, सामने से इस्तीफा देते हैं, तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। समझ में आई कहानी? यानी कि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु होने पर सरकार पर और नेताओं पर कुछ असर नहीं पड़ता, जो जहां पद पर है वहीं बना रहता है। लेकिन अगर पीएम ने सामने से रिजाइन दिया, सामने से इस्तीफा दिया, तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाता है, पूरा मंत्री परिषद अपने आप इस्तीफा हो जाता है उनका, और सरकार गिर जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाएंगे, पूरे के पूरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया सामने से, प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई तो कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने सामने से इस्तीफा दिया, असर पड़ेगा क्या? हाँ। क्या असर पड़ेगा? अरे पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हो जाएगी, पूरा मंत्री परिषद का इस्तीफा मान लिया जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक लाइन है जो हमें सुधारनी चाहिए। यहां पर एक लाइन है जो हमें सुधारनी चाहिए, मैं देख पा रहा हूं। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का अगर इस्तीफा या मृत्यु कुछ भी हो जाए
तो मंत्री परिषद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। नहीं, ये बात सत्य नहीं है। इस बात को मैं सुधारना चाहूंगा इधर। ये बात सत्य नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी की मृत्यु होती है, अगर प्रधानमंत्री जी की मृत्यु होती है, इसका कोई असर नहीं होता, इसका कोई असर नहीं होता, इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते हैं, तब जाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, तब जाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ये सही है, ठीक है, ये नोट डाउन करना है आपको। डेथ और इस्तीफा दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बोले सर चलो पीएम की डेथ हो गई, कोई असर नहीं पड़ा। अगर मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मंत्री बैठा है, उसकी डेथ हो गई तो क्या? तो भैया जब पीएम की डेथ होने पे कोई असर नहीं पड़ा, तो मंत्री परिषद में से कोई मंत्री लुढ़क भी गया तो क्या असर पड़ेगा? तो भी कुछ असर नहीं पड़ता, ठीक है। प्रधानमंत्री चाहे तो उस गैप को भर देगा, ना चाहे तो ना भरेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां या प्रधानमंत्री के कार्य किसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में? राष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक है। राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या क्या कार्य हैं वो हम समझते हैं, ठीक। अब देखो, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है ना, ये वाला, इसमें बताए क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर एक तरफ राष्ट्रपति हैं, अगर एक तरफ यहां राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ है मंत्री परिषद, ठीक है, दूसरी तरफ है मंत्री परिषद। अब ये दोनों आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, ये मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ाया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, मंत्री परिषद की सलाह पर प्रेसिडेंट काम करता है, प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है। लेकिन चलो वो तो ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में अगर कोई बातचीत होनी है, कोई कम्युनिकेशन होना है, तो वो कौन करवाएगा? तो इन दोनों के बीच का जो पुल है वो पीएम है। इन दोनों के बीच का जो पुल है वो कौन है? पीएम है। ये पीएम का पहला काम है राष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक है। दोनों के बीच बातचीत करवाना ये किसका काम होता है? ये पीएम का काम होता है। इतनी बात हमको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुनिए, अब इसी पॉइंट के भीतर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं ABCD बना के, वो आपको ध्यान में देना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, इस निर्णय को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, इस निर्णय को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, यह किसका काम होता है? यह प्रधानमंत्री का काम होता है, यह प्रधानमंत्री का काम होता है। मंत्री परिषद जो भी फैसला ले रहा है, उस फैसले की सूचना राष्ट्रपति को देना, यह किसका काम होता है? यह पीएम का काम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पहले अभी ए वाले पॉइंट में आपने, पॉइंट नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा? मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट के बीच का जो पुल है वो पीएम है। फिर 1 वाले पॉइंट के अंदर जो ए आया, ए में आपने क्या पढ़ा? कि मंत्री परिषद का कोई भी फैसला राष्ट्रपति तक पहुंचाना, यह किसकी ड्यूटी है? प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। अब बी वाले पॉइंट में आप क्या पढ़ेंगे? ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कभी कभी प्रेसिडेंट प्रशासन से संबंधित
कभी कभी प्रेसिडेंट प्रशासन से संबंधित, कभी कभी प्रेसिडेंट प्रशासन से संबंधित सूचना की मांग करते हैं, कभी कभी प्रेसिडेंट प्रशासन से संबंधित सूचना की मांग करते हैं, सूचना की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये सूचना उनको उपलब्ध करवाना, तो ये सूचना उनको उपलब्ध करवाना पीएम का काम होता है। पीएम का काम होता है। यह चीज आपको क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से। अब हम आ जाते हैं सी नंबर का जो पॉइंट लिखा है वो क्या कह रहा है, इसमें हम आते हैं। सी नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है? सी नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी ध्यान सुनो। कभी कभी मंत्री परिषद, कभी कभी मंत्री परिषद का कोई एक मंत्री, कभी कभी मंत्री परिषद का कोई एक मंत्री कुछ फैसला यानी कि डिसीजन ले लेता है जिसकी खबर दूसरे मंत्रियों को, जिसकी खबर दूसरे मंत्रियों को नहीं होती, जिसकी खबर दूसरे मंत्रियों को नहीं होती। कभी कभार क्या होता है, मंत्री परिषद में 20 अगर मंत्री हैं मान के चलो, तो इन 20 मंत्री में से किसी एक मंत्री ने एक फैसला ले लिया जिसकी खबर बाकी 19 मंत्रियों को नहीं है ना? तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट पीएम के माध्यम से, देखो पीएम के माध्यम से तो आ गया ना पीएम का काम। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट पीएम के माध्यम से यह सूचना सभी मंत्रियों तक पहुंचाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सभी को? पीएम के माध्यम से यह सूचना सभी मंत्रियों तक पहुंचाते हैं, तो पीएम का रोल आ गया यहां पर। चलो अब ये तीनों पॉइंट खत्म हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट में हमने जो हेडिंग थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री के कार्य यानी कि प्रधानमंत्री के फंक्शंस प्रेसिडेंट के रेफरेंस में, राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या होते हैं। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 ये था कि मंत्री परिषद के बीच में और राष्ट्रपति के बीच में यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में जो पुल होता है, जो कनेक्शन होता है, वो पीएम के माध्यम से होता है। पहली पॉइंट में हमने ये देखा। फर्स्ट पॉइंट का फिर ए नंबर का पॉइंट हमने देखा, वो क्या था? मंत्री परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी फैसले लेते हैं वो फैसले प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है? पीएम का होता है। फिर हमने बी नंबर के पॉइंट में क्या पढ़ा? हमने बी नंबर के पॉइंट में दोस्तों क्या देखा था? जब भी राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो पीएम की ड्यूटी होती है कि प्रेसिडेंट को वो सूचना लाके दें। ठीक है। फिर पॉइंट सी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मंत्री परिषद का अगर कोई मंत्री कुछ फैसला ले लेता है और उस फैसले की जानकारी बाकी मंत्रियों को नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? पीएम के माध्यम से ये जानकारी सारे मंत्रियों तक पहुंचवाते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर के पॉइंट में ए बी सी 3 सब पॉइंट्स पढ़े और काफी डिटेल में हमने इस बात को देखा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर।
अब हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने प्रेसिडेंट चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महाधिवक्ता को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद को भी अपॉइंट करते हैं। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो फिर ये प्रेसिडेंट वाला पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं? सुनो, इन सारे लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन सलाह पीएम देते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट था कि जितने भी बड़े पदों पर राष्ट्रपति कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी नियुक्ति करते हैं तो वो सारे अपॉइंटमेंट, वो सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? पीएम की सलाह पर करते हैं, पीएम की सलाह पर करते हैं, पीएम की एडवाइस पर करते हैं, पीएम की सलाह पर करते हैं, पीएम की एडवाइस पर करते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की जो कनेक्शन है वो संसद के संदर्भ में देखते हैं, पार्लियामेंट के रेफरेंस में हम देखते हैं। आइए, हमने ये पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट को आहूत कर सकता है यानी कि बुला सकता है, पार्लियामेंट को स्थगित कर सकता है यानी कि प्रोरोग कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ये जो करता है ना, पार्लियामेंट की मीटिंग को बुलाना और पार्लियामेंट की मीटिंग को खत्म करना, ये सब कुछ प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर करते हैं? पीएम की सलाह पर करते हैं। बस इतना पता होना चाहिए, पीएम की सलाह पर करते हैं, पीएम की सलाह पर करते हैं। प्रेसिडेंट जब भी किसी सत्र को आहूत करते हैं, समन करते हैं, वेनेवर प्रेसिडेंट समन एनी सेशन और वेनेवर प्रेसिडेंट प्रोरोग एनी सेशन, यानी कि जब भी राष्ट्रपति किसी सत्र को आहूत करते हैं या किसी सत्र को स्थगित करते हैं तो हमेशा पीएम की सलाह पर ही करते हैं, पीएम की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये पॉइंट संसद को बुलाने और संसद को खत्म करने से है, इसीलिए हम इसको संसद वाली हेडिंग के अंडर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, और क्या है? और क्या है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट लोकसभा को विघटित कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। हालांकि ये वाला पॉइंट तो महज एक औपचारिकता है। पता है कैसे? सुनो, जो पार्टी सरकार चला रही है, अगर उसी पार्टी के अगेंस्ट लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, मतलब उस पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया। पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया मतलब राष्ट्रपति की प्रसन्नता भी खत्म हो गई, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट भी एंड हो गया। अब प्रेसिडेंट पीएम को भी हटा देंगे और मंत्रिपरिषद को भी हटा देंगे। तो इसको कहने का दूसरा तरीका पता है क्या है? कि पीएम सलाह देंगे प्रेसिडेंट को कि तुम हमको हटा दो क्योंकि अब हमारी पार्टी बहुमत खो चुकी है। मतलब ये बस चीज वही है पुरानी वाली, बस कहने का तरीका ये है कि जब मुझे पता चल गया कि मेरी टीम हारने वाली है तो मैंने चुपचाप से प्रेसिडेंट को इज्जत से बोला कि देखो भैया, हमारी पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, तो जिससे पहले कि तुम हमको निकालो, हम ही तुमको सलाह दे रहे हैं कि हमको निकाल दो। ठीक है ना? तो बस वो पॉइंट एक बन गया है कि पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट लोकसभा को विघटित करते हैं, जबकि पीएम की सलाह वहां पर कोई इच्छा से नहीं होती, पीएम की सलाह वहां पर मजबूरी से होती है कि भैया अब तो पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सलाह तो देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर पीएम की सलाह कोई इच्छा से नहीं है। तो ये सेकंड वाले पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो पीएम की सलाह है वो इच्छा से नहीं है। सेकंड पॉइंट में यहां पीएम की सलाह, यहां पीएम की सलाह इच्छा से नहीं है, यहां पीएम की सलाह इच्छा से नहीं है, मजबूरी में है, मजबूरी में है।
और ये मजबूरी तब आ खड़ी होती है जब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। ठीक है, तीसरा काम क्या है प्रधानमंत्री का संसद के संदर्भ में? देखो, प्रधानमंत्री अपनी सरकार का मुखिया होता है, तो जब भी सरकार की कोई नीति पार्लियामेंट में पेश करनी होती है तो अक्सर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के कहने पे कोई दूसरा मंत्री उसको पेश करता है। तो यह प्रधानमंत्री का एक और काम हो गया संसद में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर को जो है हम सरकार का मुखिया कहते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या तो कोई दूसरा मंत्री सरकार की पॉलिसीज को बताता है या फिर प्राइम मिनिस्टर कभी कभी खुद ही सरकार की नीतियों को पार्लियामेंट में सबके सामने बताते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखें। आगे हमको देखने को मिलता है अन्य शक्तियां एवं कार्य। अन्य शक्तियां एवं कार्य, प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां क्या है? देखो, प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, पहली चीज आपने ये जान ली। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ये हमने जाना। उसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद। इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन भी पीएम होते हैं। उसके बाद अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल के अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं। उसके बाद नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पीएम होते हैं। यहां से दोस्तों आपके लिए ना प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि ये तो सबको पता है कि नीति आयोग के चेयरमैन पीएम होते हैं, लेकिन बाकी नाम लोगों को नहीं पता है। जैसे कि अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन भी पीएम होते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन भी पीएम होते हैं। उसी के साथ साथ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं। तो यहां से आपका एमसीक्यू का प्रश्न बन सकता है अगर आप इस पर ध्यान देके इसके नाम को पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए उसके बाद अन्य कार्य में और क्या है कि जब भी कोई विदेश नीति बनानी होती है, कोई फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, तो उसको भी दिशा निर्देश दिखाने का काम कौन करते हैं? पीएम करते हैं। बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट बोलने वाला व्यक्ति है तो वो भी कौन है? पीएम है। पीएम के मुख से ही सारी बातें आती हैं सरकार के। उसके बाद और क्या होता है? क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है, यानी कि पीएम को मुख्य संकट प्रबंधक भी कहते हैं। देखो, जब भी देश में कोई आपातकाल लगता है, जब भी देश में कोई इमरजेंसी लगती है, कल हमने इमरजेंसी पढ़ी थी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, 352, 356, 365 और 360, है ना? तो जब भी देश में कोई इमरजेंसी लगती है, कोई आपातकाल लगता है, तो उस टाइम पर मुख्य संकट प्रबंधक यानी कि क्राइसिस मैनेजर इन चीफ नाम की एक पोस्ट होती है। तो ये भी किसकी होती है? ये कोई और नहीं, पीएम ही होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पीएम ही होते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले नहीं है। सत्ताधारी दल का नेता, लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। तो भैया सत्ताधारी दल का नेता या रूलिंग पार्टी का नेता तो एक ही होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएम। ये तो कोई भी कर लेगा, है ना? अच्छा, प्रशासनिक सेवाओं का नेता, ये भी पीएम। ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने एक स्टेटमेंट कही है जो आपके प्रीलिम्स में आ सकती है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने एक स्टेटमेंट कही है जो आपके प्रीलिम्स में आ सकती है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी कहते हैं, यदि हमारे संविधान में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से होनी चाहिए तो वो प्रधानमंत्री ही हैं, ना कि राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, यानी कि डी फैक्टो। कौन सी? डी फैक्टो वास्तविक शक्तियां। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना अगर किसी से करनी है तो भारत के राष्ट्रपति से मत करिए, भारत के प्रधानमंत्री से करिए।
क्योंकि भारत के राष्ट्रपति तो डी ज्यूरे होते हैं, यानी कि केवल औपचारिक मुखिया होते हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना किसी से करनी है तो भारत के प्रधानमंत्री से करिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति भी डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है, और दोनों के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, दोनों डी फैक्टो होते हैं, दोनों ही रियल हेड होते हैं, दोनों ही वास्तविकता में मुखिया होते हैं, और दोनों ही सरकार का मुखिया यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कहा था। इस कथन को हमें याद रखना है। दोस्तों, अब जो मैं आपको अगली हेडिंग दिखाऊंगा, यहां पर आपको ऐसे बहुत फेमस लोगों के कथन देखने को मिलेंगे जो प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहे गए हैं। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यू में प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को लेके कुछ ना कुछ कहा है। ठीक है, जब भी मैं कहूं कि प्रधानमंत्री को लेके कुछ कहा है तो नाराज मत हो जाना कि हमारे मोदी जी के बारे में किसी ने कैसे क्या बोल दिया। मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद के बारे में बोला है। ठीक है ना, और बहुत पुराने जमाने में बोला है। जैसे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक शब्द यूज किया था, प्राइमस इंटर पेरस। प्राइमस इंटर पेरिस, तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी कि समानों में प्रथम। इसका मतलब क्या हो गया? अभी मैं आपको समझाता हूं, है ना। यह कहा गया समानों में प्रथम, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कहने को तो प्रधानमंत्री एक सांसद ही है ना। कहने को तो प्रधानमंत्री एक सांसद ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का मेंबर होता है या राज्यसभा का मेंबर होता है। तो जिस प्रकार से बाकी के सांसद होते हैं उसी प्रकार से समान रूप से इक्वली प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए शब्द क्या यूज किया गया? इक्वल, यानी कि समान, क्योंकि वो बाकी सांसदों के समान होते हैं। लेकिन अगर जब आप पीएम की पावर देखते हो तो भले ही वो दूसरे सांसदों के समान हैं, लेकिन वो सर्वप्रथम आगे रहते हैं। इसीलिए क्या कहा गया? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी कि समानों में प्रथम। कि कहने को तो बाकी सांसदों के बराबर हैं, लेकिन कार्य में, शक्तियों में और जिम्मेदारियों में वो सबसे आगे है ना। तो ये शब्द किसने बोला? बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन एक्सप्लेनेशन तगड़ा है। तो ये शब्द बोला था लॉर्ड मॉर्ले ने। बाकी ये पढ़ने की आपको आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही यूज किया गया है, प्राइमस इंटर पेरिस। तो प्राइमस इंटर पेरिस मतलब समानों में सबसे आगे, यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स। कि कहने को तो प्रधानमंत्री सांसद ही हैं, परंतु उन सांसदों में भी अपनी शक्तियों और अपने कार्यों की वजह से सबसे वो आगे हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगले व्यक्ति आए। अगले व्यक्ति हमारे सामने कौन से हैं? हर्बर्ट मॉरिसन। अगले व्यक्ति हैं हर्बर्ट मॉरिसन। हर्बर्ट मॉरिसन ने क्या शब्द यूज किया? हर्बर्ट मॉरिसन ने भी वही शब्द यूज किया जो लॉर्ड मॉर्ले ने यूज किया था, प्राइमस इंटर पेरिस। लेकिन समझ लो, अभी रुक जाओ। परंतु प्राइमस इंटर पेरिस के साथ साथ यह भी कहा कि आज यह प्रधानमंत्री के वास्तविक स्थान को बहुत ही विनम्र रूप से दर्शाता है। मतलब क्या बोला? एक बार पूरा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने भी वही शब्द यूज करे जो लॉर्ड मॉर्ले ने यूज किए थे, परंतु बट सेड दैट इट इज टुडे टू मॉडेस्ट एन एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। मतलब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने लॉर्ड मॉर्ले की बात को थोड़ा सा तोड़ा और यह कहा कि लॉर्ड मॉर्ले भाई साहब जो कह रहे हैं ना कि सांसदों के बराबर होते हैं लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी सबसे आगे होते हैं, तो इन भाई साहब ने क्या कहा, यानी कि हर्बर्ट मॉरिसन ने क्या कहा कि मैं भी ये मानता हूं कि ये बिल्कुल सही बात है कि सांसदों के बराबर होते हैं लेकिन अपने काम की वजह से सबसे आगे होते हैं, परंतु वर्तमान जमाने में ये जो परिभाषा दी गई है ये बड़ी हल्की परिभाषा है प्रधानमंत्री के पद को समझाने के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में हर्बर्ट मॉरिसन ये बोल रहे हैं कि जो परिभाषा लॉर्ड मॉर्ले ने दी थी वो परिभाषा वर्तमान समय के हिसाब से प्रधानमंत्री को समझाने के लिए हल्की परिभाषा है। बस इतना कहा, तो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, फिर मैंने नीचे इनका अर्थ भी बताया है। इनके अनुसार प्रधानमंत्री केवल सांसदों के बराबर और सबसे आगे, ये इतना काफी नहीं है।
इनके अनुसार प्रधानमंत्री का जो डिस्क्रिप्शन है, प्रधानमंत्री का जो विवरण है, वो और ज्यादा गहरा है उनके काम को देखते हुए। तो वही यहां पर बात कही गई है, प्रधानमंत्री का वास्तविक अधिकार मंत्रियों के बीच समानता की सैद्धांतिक धारणा से कहीं अधिक है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यानी कि हर्बर्ट मॉरिसन कहते हैं कि लॉर्ड मॉर्ले वाली परिभाषा वर्तमान समय के हिसाब से पीएम के रोल मतलब भूमिका, पीएम के रोल को स्पष्ट नहीं समझाते। ठीक है, कि जो लॉर्ड मॉर्ले ने जो शब्द यूज किया है प्राइमस इंटर पेरिस, तो ये पर्याप्त नहीं है प्रधानमंत्री के रोल को समझाने के लिए, उनकी भूमिका को समझाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की भूमिका कहीं और ज्यादा है। हालांकि इन्होंने उस कहीं और ज्यादा भूमिका को समझाने के लिए कुछ नया शब्द नहीं दिया, बस ये कहा कि लॉर्ड मॉर्ले ने जो बताया उतना तो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद फिर आगे क्या कहा है, आगे कौन है, सर विलियम वर्नर हारकोर्ट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सर विलियम वर्नर हारकोर्ट क्या कहते हैं, ये एक शब्द यूज करते हैं, बहुत ही प्यारा शब्द यूज करते हैं, इंटरस्टेलस लूना माइनोरस। इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे सितारों के बीच में चमकता हुआ एक चांद। ये हुई ना बढ़िया परिभाषा। ठीक है, क्या बोला, आपसे आ सकता है कि हु सेड दैट पीएम इज अ मून अमंग लेसर स्टार्स, यानी कि छोटे छोटे सितारों के बीच में चमकता हुआ एक चांद प्रधानमंत्री हैं। ये किसने शब्द यूज किया था, तो नाम क्या है, सर विलियम वर्नर हारकोर्ट। ठीक है, ये नाम पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति आते हैं बड़े ही फेमस, इनका नाम हो जाता है सर आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, अब ये चांद से हटके सूर्य पे चले गए, मतलब पूरे सौर मंडल में भ्रमण चल रहा था प्रधानमंत्री को समझाने के लिए। इन्होंने क्या कहा, सर आइवर जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री की तुलना सूर्य से करी, यानी कि सन से, और यह कहा कि वह ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, यह संविधान का कीस्टोन है, संविधान की सभी राहें प्रधानमंत्री की ओर जाती हैं। मतलब कितनी प्यारी बात कही सर आइवर जेनिंग्स। और सर आइवर जेनिंग्स का प्रश्न आना बड़ा ही स्वाभाविक है। सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, सर आइवर जेनिंग्स ने, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किसने प्रधानमंत्री के रोल को, प्रधानमंत्री की भूमिका को समझाने के लिए सूर्य और ग्रहों की एक उदाहरण की जो है सहायता ली। तो आपको वहां पर जो है पता होना चाहिए दोस्तों, किसने ऐसा शब्द यूज किया। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि प्रधानमंत्री तो एक सूर्य की तरह हैं और ये एक ऐसा सूर्य है जिसके आसपास कई सारे ग्रह घूमते हैं और संविधान का हर रास्ता प्रधानमंत्री की ओर ही जाता है। एवरी पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गो टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर। यह शब्द भी किसने यूज किया, सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था सर विलियम हारकोर्ट, वो क्या शब्द यूज कर रहे थे, चंद्रमा, और सर आइवर जेनिंग क्या शब्द यूज कर रहे हैं, वो सूर्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, एच जे लास्की। इन्होंने क्या बोला है, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उसके गठन, उसके जीवन और उसके अंत तीनों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, उसके मतलब किसके, मंत्री परिषद के। ठीक है, मंत्री परिषद का क्या बोला, मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का जीवन और मंत्री परिषद का अंत, तीनों में ही प्रधानमंत्री की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। और बिल्कुल सही शब्द कहा है। एच जे लास्की कहते हैं कि भैया अगर कोई मंत्री परिषद है, अगर कोई कैबिनेट है,
तो मंत्री परिषद कैसे बनेगी, कैसी दिखेगी, ये फैसला भी प्राइम मिनिस्टर का है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही मंत्री परिषद में कौन सा मंत्री बैठेगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जीवन कब तक चलेगा और उनका अंत कब होगा, यह भी प्रधानमंत्री के हाथ में है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, या प्रधानमंत्री खुद अपना इस्तीफा दे दें तो पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है, उसका भी इस्तीफा हो जाता है। तो पूरा जो मंत्री परिषद की चाबी है वो किसके हाथों में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। ये किसने कहा, H.J. लास्की ने कहा, ठीक है, H.J. लास्की ने कहा, ठीक है। फिर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है H.R.G. ग्रीव्स। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है H.R.G. ग्रीव्स। ये क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं सरकार देश की स्वामिनी है और प्रधानमंत्री सरकार के स्वामी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सरकार देश की स्वामिनी है और प्रधानमंत्री सरकार के स्वामी है। कितनी प्यारी बात कही है कि जो गवर्नमेंट है ना वो देश को चलाती है और प्रधानमंत्री गवर्नमेंट को चलाता है। ये मैंने थोड़ा सा उसको इजी शब्द में बोल दिया है ना। तो कौन बोल रहे हैं, H.R.G. ग्रीव्स बोल रहे हैं कि सरकार चलाती है देश को और प्रधानमंत्री चलाता है सरकार को। बहुत ही प्यारी लाइन, बहुत ही बेहतरीन लाइन कही। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, मनरो। यह भी इंपॉर्टेंट नाम है। मनरो क्या कहते हैं, मनरो कहते हैं कि जो देश है वो जहाज है और इस जहाज का कप्तान प्रधानमंत्री है। ये लो और तगड़ी बात कह दी। मनरो साहब क्या कह रहे हैं कि जो देश होता है, वो जो पूरा देश है वो एक शिप है, जहाज, और चूंकि ये देश प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है तो क्या बोल दिया कि देश है जहाज और इस जहाज का जो कप्तान है वो है प्रधानमंत्री। तो सही बात है ना, बिल्कुल देश की कमान प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक जहाज की कमान उसके कप्तान के हाथ में होती है। बिल्कुल सही बात कही मनरो भाई साहब ने। उसके बाद अगली जो कहानी है, अगले कौन कह रहे हैं, अगले हैं रामसे मुईर की भी कहानी बिल्कुल वैसी है मनरो जैसी। ये भी वही कहते हैं कि जहाज को चलाने वाला जो कप्तान होता है वो प्रधानमंत्री है, इसीलिए इनका प्रश्न कम ही बनेगा रामसे मुईर का, क्योंकि मनरो पहले ही इस बात को कह चुके हैं। एक और नाम है दोस्तों यहां पर, जो कौन है, R.H. क्रॉसमैन। R.H. क्रॉसमैन क्या कहते हैं, युद्धोत्तर युग में कैबिनेट शासन का पूर्ण रूपांतरण प्रधानमंत्री शासन में हो गया है। मतलब क्या बोलता है दोस्तों, ये कह रहा है पोस्ट वॉर, मतलब ये जो भाई साहब है ना R.H. क्रॉसमैन, ये कह रहे हैं कि देखो अब दुनिया में विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, युद्ध वगैरह सब समाप्त हो चुके हैं, तो आज की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ऐसी महसूस होती है कि जैसे कि प्रधानमंत्री की सरकार है। मतलब जो आज की सरकार हमको देखने को मिलती है कई सारे देशों में, वो ऐसी प्रतीत होती है कि चलाता तो पूरा प्रधानमंत्री है, तो इसीलिए वो प्रतीत ऐसी होती है कि आज की सरकार प्रधानमंत्री की सरकार है, प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। यानी कि सरकार का उन्होंने एक नाम दे दिया है कि ये नॉर्मल सरकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री की सरकार है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है ना। ऐसा कौन कहते हैं, R.H. क्रॉसमैन कहते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, हम्फ्री बर्किली क्या कहते हैं, व्यवहार में संसद सर्वोच्च नहीं रह गई है, वेस्टमिंस्टर में संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है, ब्रिटिश शासन प्रणाली की मुख्य त्रुटि प्रधानमंत्री के अतिमंत्रीय अधिकार है। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा लफड़े वाली चीज नहीं बोल रहे, बड़ी सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। हम्फ्री बर्केली है ना, तो बर्केली भाई साहब बर्केली दे रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज के जमाने में संसद सबसे ऊंची नहीं है, आज के जमाने में प्रधानमंत्री सबसे ऊंचा है। इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि संसद वंसद सब पीछे छूट गई है, आज के टाइम पे प्रधानमंत्री सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन्होंने प्रधानमंत्री को संसद से भी ऊंचा बता दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री को संसद से भी ऊंचा बता दिया, संसद को बताया छोटा और प्रधानमंत्री को बताया है बड़ा। ठीक है, अब दोस्तों राष्ट्रपति के साथ क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री का, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ा ही दिया है, लेकिन यहां पर कुछ आर्टिकल्स की सहायता से मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्या यहां पर आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 74।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से अब ये जो सेक्शन शुरू हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ठीक है, क्या कहानी बोली जा रही है? देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, यानी कि मंत्री परिषद होने चाहिए। और मंत्री परिषद का जो मुखिया है, मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो कौन होगा? अरे यार, मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। और ये दोनों मिलके सलाह देंगे, और ये दोनों मिलके सलाह देंगे किसे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट इनकी सलाह अनुसार चलेंगे। खत्म कहानी। ठीक है, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? सबसे पहले एक मंत्री परिषद होना जरूरी है। इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलके राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति इनकी दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ये बात आप सभी को स्पष्ट हो जाती है। यानी कि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड पीएम होना चाहिए, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, और प्रेसिडेंट इस एडवाइस के अनुसार ही अपने कार्य को अंजाम देंगे। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 74 में लिखा है। परंतु यहां पर जानने की बात क्या है कि प्रेसिडेंट चाहे तो मंत्री परिषद को यह बोल सकते हैं कि तुम अपनी सलाह पर पुनः विचार कर लो, लेकिन फिर वो मंत्री परिषद पर बाध्यकारी नहीं है। प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि तुम अपनी सलाह पर पुनः विचार कर लो, यू कैन रिकंसिडर योर एडवाइस, लेकिन जब पुनः विचार हो जाएगा और उसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहता मंत्री परिषद, तो फिर प्रेसिडेंट को यूं कि तू सलाह माननी पड़ेगी। ठीक है, इन शॉर्ट वही है कि प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को चुपचाप सलाह माननी पड़ेगी। किसकी? मंत्री परिषद और पीएम की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री नामक एक व्यक्ति होगा, और इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली एक और बात क्या है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्री परिषद हो, ये सब अपने ऑफिस में सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता बनी रहती है। और राष्ट्रपति की प्रसन्नता तब तक बनी रहती है जब तक रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, या फिर कहें कि मंत्री परिषद के अगेंस्ट, या फिर कहें कि पीएम के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास ना हो जाए। ठीक है, यह बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 75 में दोस्तों एक बात और लिखी हुई है। आर्टिकल 75 में एक बात और लिखी हुई है कि जो मंत्री परिषद होते हैं, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यह कई बार आ गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ये किस आर्टिकल में लिखा है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। क्योंकि मंत्री परिषद के लिए मैंने आपको एक बात कही, मंत्री परिषद में अगर एक व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ सबको मिलेगी, अगर एक व्यक्ति बुरा काम करेगा उसकी बुराई सबको झेलनी पड़ेगी। एक तो यह कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन यह है, मान के चलिए मंत्री परिषद में टोटल 20 मंत्री हैं, 20 मंत्री में से किसी एक मंत्री के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो मंत्री नहीं हटेगा, उसके साथ साथ सारे के सारे मंत्री परिषद हटेंगे, क्योंकि मंत्री परिषद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। अगर एक हटेगा तो सारे हटेंगे, एक की तारीफ होगी तो सबकी तारीफ होगी। ठीक है ना? तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब मैंने आपको बताया। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यही मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक मंत्री परिषद बना हुआ है, मान लीजिए एक मंत्री परिषद बना हुआ है, इस मंत्री परिषद में टोटल 20 मंत्री हैं,
इस मंत्री परिषद में टोटल 20 मंत्री हैं। इन 20 मंत्री में से एक मंत्री के अगेंस्ट, इन 20 मंत्री में से एक मंत्री के अगेंस्ट क्या पास हो गया? क्या पास हो गया? अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इस मंत्री को जाना पड़ेगा? नहीं, ये सारे के सारे 20 मंत्री ऑटोमेटिकली विघटित हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल इस स्टेटमेंट को रट लेते हैं कि आर्टिकल 75 में लिखा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। तो इसको एक स्टेटमेंट के रूप में कृपया करके आप मत रटिए, इसका अर्थ समझिए जो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल से बताया है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 74 किया, आर्टिकल 75 किया, एक आर्टिकल 78 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 78 मैं आपको कायदे से ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, बस नामकरण में यहां पर दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति के बीच में और मंत्री परिषद के बीच में जो पुल का काम करता है, पुल, वो कौन करता है? पीएम। तो ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 78 में। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के हर फैसले को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये भी काम किसका है? पीएम का। ये लाइन भी कहां लिखी है? आर्टिकल 78 में लिखी है। उसके बाद राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना की आवश्यकता है तो वो किससे मांगेगा? पीएम से। ये बात भी कहां लिखी है? 78 में लिखी है। उसके बाद मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री ने अपने आप फैसला ले लिया, बाकी मंत्रियों को नहीं बताया, तो प्रेसिडेंट ये जिम्मेदारी किसको देंगे? पीएम को, कि भैया तुम जाके इस फैसले को सबको बताओ। ये भी कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 78 में लिखा है। यानी कि ऊपर मैंने आपको जो पॉइंट्स पढ़ाए थे, कौन सी हेडिंग के अंडर में मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के जो संबंध हैं, उनके संबंध में मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए थे, वो सारे आर्टिकल 78 वाले पॉइंट है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर एक बार वो फिर से रिपीट कर दिए हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर एक टेबल लगी हुई है, यहां पर एक टेबल लगी हुई है। इस टेबल में आपको दोस्तों एमसीक्यू में प्रश्न बन सकता है कि भैया कौन कौन से सीएम ऐसे रहे जो पीएम भी बने। आता था ना कि कौन कौन सा सीएम पीएम बना, तो एक बार हम इस टेबल पर नजर डालेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। जैसे कि देखें, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये 1952 से 1956 तक बॉम्बे स्टेट के सीएम थे, और ये आगे जाके भारत के पहले नॉन कांग्रेस यानी कि गैर कांग्रेसी पीएम बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि मोरारजी देसाई, जो कि सबसे पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे भारत के, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के, तो वो किस राज्य के, किस स्टेट के सीएम रहे थे? तो आपको पता होना चाहिए कि वो बॉम्बे स्टेट के सीएम रहे थे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा बॉम्ब जैसा होगा उसी में ही इतना दम होगा कि उस जमाने में एक नॉन कांग्रेसी पीएम बन गया, जहां पर हर व्यक्ति केवल कांग्रेस का ही बनता था। तो भारत का पहला नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ये बॉम्बे स्टेट के सीएम थे। वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि ये पीएम बने तो इनकी खासियत क्या थी और ये कहां के सीएम थे। जैसे कि चरण सिंह के बारे में आप सभी लोग उम्मीद करता हूं जानते होंगे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, और ये मोरारजी देसाई के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वीपी सिंह की, ये भी जितने भी ये सिंह लगे हुए हैं, ये सब कहां है? उत्तर प्रदेश के, है ना। वीपी सिंह भी कहां के सीएम थे? उत्तर प्रदेश के। और ये भारत की सबसे छोटी चलने वाली सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, है ना, अल्पकालिक सरकार के। उसके बाद यहां पर एक चीज और दिखेगा आपको, पीवी नरसिम्हा राव। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ के हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव कहां के थे? आंध्र प्रदेश के सीएम थे, और ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, मतलब दक्षिण भारत से आने वाले, साउथ इंडिया से आने वाले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये इनकी खासियत है। जैसे कि मोरारजी देसाई की खासियत क्या थी कि वो पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे, यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ऐसे ही पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले, साउथ इंडिया से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और ये कहां के सीएम रह चुके थे? आंध्र प्रदेश के। उसके बाद एच.डी. देवे गौड़ा, इनका नाम भी हमने ऊपर जिक्र में लिया था कि एच.डी. देवे गौड़ा
ये उन एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि ये लोकसभा के मेंबर नहीं थे, ये राज्यसभा के मेंबर थे, है ना, और फिर लेकिन फिर भी पीएम बने थे। तो ये कहां के सीएम थे? कर्नाटक के थे, लेकिन फिर बाद में जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो मोरारजी देसाई देख लिया, चरण सिंह देख लिया। मोरारजी देसाई कहां के थे? बॉम्बे स्टेट के सीएम। चरण सिंह और वीपी सिंह दोनों सिंह सिंह लगा हुआ है, कहां के थे? यूपी के थे। नरसिम्हा राव कहां से आए थे? आंध्र प्रदेश से, और दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। एचडी देवे गौड़ा, नाम से समझ में आ रहा है, कर्नाटक से आए थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में नरेंद्र मोदी जो कि कहां के सीएम रहे? गुजरात के सीएम रहे, और ये लगातार 4 बार गुजरात के सीएम रहे, ये इनकी खासियत है। और फिर 2014 से वर्तमान तक ये भारत के पीएम बने। तो यानी कि हमने वो पूरी लिस्ट पढ़ी जहां पर कहीं ना कहीं का सीएम भारत का पीएम बना। एक बार लिस्ट को रिवाइज करेंगे। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के सीएम थे, लेकिन फिर भी भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उसके साथ चरण सिंह जो कि यूपी के थे, लेकिन वो भी पीएम बने मोरारजी देसाई के बाद। वीपी सिंह वो भी यूपी के थे, लेकिन फिर भी वो पीएम बने। नरसिम्हा राव जो कि आंध्र प्रदेश से आते थे, लेकिन फिर भी वो पहले दक्षिण भारत से आने वाले पीएम बने। उसके बाद जो है देवे गौड़ा जी, वो कर्नाटक से आते थे, लेकिन वो भी फिर पीएम बने। और नरेंद्र मोदी जी जो कि गुजरात के 4 बार सीएम रहे थे, लेकिन वो भी फिर क्या बने? पीएम बने। तो लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन गारंटी से फंसेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सीएम रह चुका है, या आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे। 4 नाम में से आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो पीएम भी रहा और सीएम भी रहा। तो आप फंस सकते हो फिर वहां पर, है ना, या मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। अब यहां पर ये कुछ आर्टिकल्स की टेबल है जो प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल्स हैं। इनमें से मैंने 74, 75 और 78 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। 74 आर्टिकल में क्या लिखा था कि एक मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसका हेड पीएम होगा, और ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को सलाह देंगे, और प्रेसिडेंट को इनकी सलाह के अनुसार काम करना पड़ेगा। आर्टिकल 75 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री नामक व्यक्ति जिसको अपॉइंट कौन करेगा, जिसको नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। साथ ही साथ आर्टिकल 75 में हमने ये भी देखा था कि मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 78 के अंदर हमने ये देखा था कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट के बीच में जो एक पुल होता है, जो एक कनेक्शन होता है, वो पीएम होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमने 77 नंबर की बात नहीं देखी थी। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्यों का संचालन पीएम कैसे करेंगे, ये 77 में लिखा हुआ है। और मंत्रियों के अधिकार, संसद के सदनों में मंत्रियों के अधिकार, यानी कि जो मंत्री हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होने चाहिए पार्लियामेंट में, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 88 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ एक ही लेक्चर के अंदर हमने पूरा प्रधानमंत्री वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। पूरी जी जान से हमने एक्सप्लेन किया, सारी बातें आपको समझाई। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।